हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हम पढ़ रहे हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर के बारे में। हमने 2 टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले काउंसलिंग मैं आपको ऑलरेडी 2 वीडियोज़ से आपको, क्योंकि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको उसकी डेफिनेशन तो डालनी ही होती है, ठीक है? तो एक जैसी डेफिनेशन है, आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, तो मीनिंग जो है वो सेम ही है। तो मैं डायरेक्टली रीड करूँगी। अगर आपने पुरानी 2 वीडियोज़ देखी होंगी तो आपको इसका मीनिंग समझ आ गया होगा अभी तक। तो आई विल रीड फॉर यू। The counseling is a process where a trained professional provides guidance, support, and advice to individuals or groups who are dealing with personal, emotional, psychological, or interpersonal challenges. It aims to help people explore their feelings, thoughts, and behaviors and develop strategies to cope with difficulties and improve their overall well being. इसके बाद है कुछ टेक्निक्स, जो कि हमारा मेन टॉपिक है कि कौन-कौन सी टेक्निक्स जो है हम फॉलो करेंगे। तो पहले तो टेक्निक पता होनी चाहिए कि होती क्या है टेक्निक एक्चुअल में। तो टेक्निक्स कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, अप्रोचेज़ होते हैं, जो हम किसी भी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए या कोई भी टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर? तो टेक्निक्स क्या हैं? टेक्निक्स आर स्पेसिफिक मेथड्स, प्रोसीजर्स और अप्रोचेज़ that are used to achieve a particular goal or perform a certain task. They often involve a set of organized steps or actions that are followed to achieve a desired outcome or result. जो आपकी टेक्निक्स होती हैं, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जिनको हम एक-एक करके जब अचीव करते हैं, तो हम अपने डिजायर्ड आउटपुट पे या फिर आउटकम पे या रिजल्ट पे पहुंच पाते हैं। Techniques can be applied in various fields such as art, science, sports, and more, and they are employed to solve problems, create products, and improve skills. टेक्निक्स जो है वेरियस फील्ड्स में यूज़ की जाती है, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, स्पोर्ट्स हो या कोई और भी फील्ड हो, हर जगह टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। इन्हें हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, कोई हमें प्रोडक्ट क्रिएट करना है उसके लिए यूज़ करते हैं, या हमें कोई स्किल इंप्रूव करनी है उसके लिए टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं काउंसलिंग टेक्निक्स की, तो काउंसलिंग टेक्निक्स में एक्टिव लिसनिंग को सबसे फंडामेंटल टेक्निक या सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक जो है वो माना गया है। इसमें जो भी काउंसलर है वो क्या करेगा, क्लाइंट क्या कह रहा है, मतलब जो भी इंडिविजुअल काउंसलिंग ले रहा है वो क्या कह रहा है, उसको सिर्फ सुनना ही नहीं है बैठ के, बट उसको ध्यान से समझना भी है, एम्पैथेटिकली उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को। तभी जो है ये टेक्निक जो है वो काम करती है। तो आप कैसे एक्टिव लिसनिंग कर सकते हो, उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला है पे अटेंशन। गिव योर फुल अटेंशन टू द क्लाइंट, पुट अवे डिस्ट्रैक्शंस एंड मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। दिस शोज दैट यू वैल्यू व्हाट दे आर सेइंग। सबसे पहली एक्टिव लिसनिंग का जो स्टेप है वो ये है कि आपने क्या करना है, ध्यान देना है, पे अटेंशन। आपने क्लाइंट को फुल अटेंशन से सुनना है, उसको आई कॉन्टैक्ट के साथ देखना है बिना डिस्ट्रैक्शन के। ये नहीं कि इंडिविजुअल आपको अपनी पर्सनल बात बता रहा है और आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, आप अपना फ़ोन चला रहे हैं, आप इधर-उधर देख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इंडिविजुअल को लगेगा कि आप उनको अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो और वो जो है वो सुन भी नहीं रहे हैं उस प्रॉब्लम को, तो वो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाएगा उतने अच्छे से। लेकिन जब आप उसकी बातों को क्या करोगे, एक्टिव ध्यान से सुनोगे, आई कॉन्टैक्ट रखोगे उसके साथ, ठीक है? और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उसको जो है सुनते रहोगे, तो उससे उसको लगेगा कि आप उसकी जो भी आप वो बोल रहा है, आप उसको क्या कर रहे हो, वैल्यू कर रहे हो, आप समझ रहे हो, तो वो ज़्यादा ओपन अप होएगा आपके साथ में। फिर आप और कैसे एक्टिव लिसनिंग कर सकते हो, शो एम्पैथी। मतलब कि आपने क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से क्या उसके इमोशंस होंगे उस टाइम पे, आपने उनको समझने की कोशिश करनी है और फिर आपने उन्हीं फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट बैक करना है। जब आप एम्पैथेटिकली उनकी बातें सुनोगे ना, तो आप उनको जो है उनकी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हो। कैसे? जब आपको कभी कोई पर्सन अपनी बात बताता है, तो आप कैसे ध्यान से सुन के उसकी बातों को समझ रहे होते हो, है ना? ध्यान से सुन रहे होते हो और समझने की कोशिश करते हो उसके एक्सपीरियंस को, तो इस तरह से आप उसकी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हो। देन पैराफ्रेज़। पैराफ्रेज़ होता है कि जब क्लाइंट ने अपनी सारी प्रॉब्लम आपको बता दी, उसके बाद आप क्या करोगे, अपने खुद के शब्दों में पूरी बात को समराइज़ करोगे, ठीक है? इससे ये होगा कि क्लाइंट को भी लगेगा कि आपने उसकी पूरी बात सुनी हुई है, और अगर कहीं बीच में कोई चीज़ छूट भी जाती है, तो वहाँ पे क्लाइंट जो है वो आपको जस्टिफाई भी कर सकता है अपनी थॉट्स को, ठीक है? कि यहाँ पे जो है ये आप गलत समझे, ये मेरा ये पर्सपेक्टिव नहीं था उस वक़्त, ठीक है? तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, जब आप उसको समराइज़ करोगे, एक तो ये होगा कि जो भी प्रॉब्लम है आप उसको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है? एंड गिव द क्लाइंट अ चांस टू क्लैरिफाई और एक्सपैंड ऑन देयर थॉट्स, कि और अगर उसको लगता है कि उसको कुछ बोलना रह गया है क्लाइंट को, ठीक है? तो वो उसमें और ऐड ऑन कर सकता है, या आप कोई चीज़ मिस आउट कर रहे हो तो वो आपको रिकॉल करा सकता है। तो इस तरह से पैराफ्रेज़िंग से भी जो है वो एक्टिव लिसनिंग की जाती है। इसके बाद है आस्क ओपन एंड क्वेश्चंस। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब होता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपने नहीं पूछने इंडिविजुअल से कि जिसका आंसर सिर्फ हाँ और ना में ही हो, बल्कि ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं जिसमें कि वो अपनी भावनाओं को खुल के जो है वो व्यक्त कर सके। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं। अवॉइड इंटरप्शंस। अगर कोई इंडिविजुअल आपको कुछ बता रहा है और आप उसको बार-बार बीच में काटते जा रहे हो, उसको बोलने ही नहीं दे रहे हो, तो आपने वो भी नहीं करना है। एक्टिव लिसनिंग में अगर वो बोल रहा है तो उसको बिना बिना इंटरप्ट किए आपने क्या करना है, अब उसको अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करते रहने देना है।
देन यूज़ नॉन वर्बल क्यूज़, क्योंकि आप वहाँ पे एक्टिवली लिसन कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे ऐसे एक बुत बन के बैठे रहोगे, ठीक है? तो आप क्या करते रहोगे, नॉन वर्बल जेस्चर से उसको ये जताते रहोगे कि आप उसकी बात को सुन भी रहे हो और समझ भी रहे हो। तो उसके लिए आप अपना सिर हिला सकते हो, अपने कुछ फेशियल एक्सप्रेशन से ये शो कर सकते हो, कोई बॉडी लैंग्वेज ऐसी एप्रोप्रिएट रख सकते हो, जिससे कि ऐसा लगे कि आप अटेंटिव हैं और उसकी बातों को सुनने में एंगेज्ड हैं। उसके बाद है रिफ्लेक्ट बैक। रिफ्लेक्ट बैक का वही है कि जो भी मेन पॉइंट्स हैं या जो भी फीलिंग्स हैं क्लाइंट्स की, आप उनको क्या करें, एक्सप्रेस करें। ठीक है? और इससे ऐसा लगेगा कि आप जो है उसकी फीलिंग्स को, उसके पर्सपेक्टिव को समझ रहे हैं, ठीक है? तो एक्टिव लिसनिंग जो होती है, वो इस तरह से जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, तो इससे क्या होगा, उस इंडिविजुअल के लिए एक सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनेगा, स्पेस बनेगा, जहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को बिना किसी डर के एक्सप्लेन कर सके या फिर एक्सप्रेस कर सके। और इससे क्या होगा, जो काउंसलर और काउंसली है, उनके बीच में भी एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ट्रस्ट बढ़ेगी, जो कि एक इफेक्टिव काउंसलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके बाद एक तो एक्टिव लिसनिंग तो हो गई, अदर टेक्निक्स क्या-क्या हो सकती हैं, देखो। फर्स्ट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, उसका फोकस होता है इंडिविजुअल की जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं या बिहेवियर है, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको चेंज करना। देन माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस स्ट्रेस रिडक्शन। माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन क्या बोलता है, यूटिलाइज माइंडफुलनेस मेडिटेशन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। इस टेक्निक के थ्रू आप इंडिविजुअल को मेडिटेशन बताओगे, फिर मेडिटेशन से क्या होगा, स्ट्रेस कम होगा और सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज होगी। देन सॉल्यूशन बेस्ड ब्रीफ थेरेपी। सॉल्यूशन बेस्ड ब्रीफ थेरेपी में क्या है, कॉन्सेंट्रेट्स ऑन आइडेंटिफाइंग सॉल्यूशंस एंड सेटिंग अचीवेबल गोल्स इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम। आप जो भी सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी का मतलब है कि आपने क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने में कि क्या सॉल्यूशन है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, और शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपने उस गोल को क्या करना है, अचीव करना है। उसके बाद है गेस्टॉल्ट थेरेपी। तो गेस्टॉल्ट थेरेपी बोलते हैं एम्फेसाइजेस द प्रेजेंट मोमेंट, सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर वंस एक्शंस एंड फीलिंग। जो भी प्रेजेंट मोमेंट है अपने उस पे एम्फेसाइज करना है, सेल्फ अवेयरनेस पे करना है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी फॉर वंस एक्शंस एंड फीलिंग्स, उस पे आपने ध्यान देना है। देन नरेटिव थेरेपी हेल्प्स इंडिविजुअल रीफ्रेम एंड रीइंटरप्रेट देयर लाइफ स्टोरीज टू प्रमोट अ मोर पॉजिटिव सेल्फ आइडेंटिटी। नरेटिव थेरेपी क्या बोलती है कि इंडिविजुअल क्या करेगा, दोबारा से अपनी लाइफ स्टोरीज को रीफ्रेम करेगा, रीइंटरप्रेट करेगा, ताकि उसमें ज़्यादा पॉजिटिव सेल्फ आइडेंटिटी प्रमोट हो। फिर है पर्सनल सेंटर्ड थेरेपी। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी इसमें होता है क्रिएट्स अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट वेयर क्लाइंट कैन एक्सप्लोर देयर फीलिंग्स एंड डेवलप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर आप क्लाइंट को एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाओगे, जहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर सके, अपने आप को समझ सके। आर्ट थेरेपी होता है कि आपने यहाँ पर क्रिएटिव एक्सप्रेशंस यूज़ करने हैं या करवाने हैं इंडिविजुअल से, जिसके थ्रू वो अपने इमोशंस को एक्सप्लोर कर सके, अपनी हीलिंग को प्रमोट कर सके। कुछ भी उससे करवा लो आप, है ना? अगर कोई इमोशनली वीक है तो आप उसको उसकी इंटरेस्ट की चीज़ें करवा लो, अगर उसको आर्ट करना पसंद है तो आर्ट करवा लो, या कोई भी और चीज़ें जिसमें वो खुशी महसूस करता है, आप उसको वो क्रिएटिव चीज़ जो है वो करवा सकते हो। प्ले थेरेपी ज़्यादा अगर बच्चों के लिए करवाई जाती है कि उनको गेम्स के थ्रू जो है थेरेपी दी जाती है, चाहे उनको गेम्स में के थ्रू उनको कम्युनिकेट करवाया जाए या उनकी फीलिंग्स पे काम किया जाए, ये सारा गेम्स के ही थ्रू करवाया जाता है। फैमिली थेरेपी जो होती है वो फैमिली के डायनामिक्स को समझती है, क्या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है, उस पे डील करती है। फिर साइकोलॉजिकल थेरेपी। साइकोलॉजिकल थेरेपी होता है कि हाउ पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड अनकॉन्शियस थॉट्स इन्फ्लुएंस करंट बिहेवियर्स एंड इमोशंस, कि कैसे पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस और अनकॉन्शियस थॉट्स जो हमारे दिमाग में आती रहती हैं बार-बार, वो कैसे हमारे करंट बिहेवियर और इमोशंस को अफेक्ट कर रही हैं। The choice of techniques depends on the client's needs and the counselor's expertise. अब स्टेप्स क्या हैं, हम कैसे काउंसलिंग की टेक्निक कर सकते हैं, कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले है असेसमेंट। हमने सबसे पहले तो इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को समझना है, क्या कंसर्न है, क्या हिस्ट्री है, क्या वो गोल डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है, वो हमने जानना है। फिर हमने उसके हिसाब से ही अप्रोप्रिएट अप्रोच अपनी चूज करनी है। फिर है बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग। जब आपने पता लगा लिया कि इंडिविजुअल की ये प्रॉब्लम है, ठीक है, वो इसकी ये हिस्ट्री रह चुकी है, ये वो अपना गोल चाहता है, ठीक है, जब आपको सब पता चल गया, उसके बाद आप क्या करोगे? एक क्लाइंट के साथ में एक ट्रस्टिंग और एक एम्पैथेटिक रिलेशनशिप बिल्ड करोगे। जब आपका क्लाइंट के साथ में वो रिलेशनशिप बन जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे? सिलेक्टिव सेटिंग गोल्स कोलैबोरेटिवली, ठीक है? मतलब क्लाइंट भी और काउंसलर भी, दोनों मिलकर डिज़ायरेबल गोल जो भी वो चाहते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू लाना, वो डिसाइड करेंगे कि उनको क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द काउंसलिंग, उनमें क्या चेंज चाहिए उनको, क्या उनको मॉडिफाई करना है अपने अंदर। फिर है इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस होते हैं मेथड्स और टेक्निक्स। कौन-कौन से टेक्निक्स या मेथड्स उनको अप्लाई करने हैं इस काउंसलिंग अप्रोच में, फिर वो डिसाइड होंगे। गोल्स डिसाइड हो गए, गोल्स डिसाइड होने के बाद हम मेथड्स डिसाइड करेंगे कि कौन-कौन से मेथड्स हैं
हमें जो है वो उस पर्टिकुलर गोल तक पहुँचने के लिए हमें यूज़ करने। फिर है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब है हमने क्लाइंट को एनकरेज करना है कि वो अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी एक्सपीरियंसेस को ओपनली क्या करे, एक्सप्रेस करे। फिर चैलेंजिंग थॉट्स, हेल्प द क्लाइंट आइडेंटिफाई एंड चैलेंज नेगेटिव थॉट पैटर्न्स और बिहेवियर। फिर हम क्लाइंट को हेल्प करेंगे कि वो कैसे अपनी नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, कैसे उसको चैलेंज कर सकता है, ये करा। फिर स्किल डेवलपमेंट, फिर हम उनको बताएँगे कि कैसे उनको जो है कम्युनिकेशन टेक्निक्स अपनी बढ़ानी है या कौन-कौन से स्किल्स और स्ट्रैटेजीज़ हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए। फिर है रिफ्लेक्शन, एनकरेज सेल्फ रिफ्लेक्शन टू प्रमोट इनसाइट एंड सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ रिफ्लेक्शन मैंने आपको बहुत बार बताई है कि जब हम उसको अपने आप को जानना के लिए क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे कि वो खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, नीड्स जो भी हैं उन सबको जाने। तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, क्या प्रमोट होएगी, इनसाइट और सेल्फ अवेयरनेस प्रमोट होएगी। देन होमवर्क असाइनमेंट, तो हर सेशन के बाद हम उनको जो है कोई ना कोई एक स्किल जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी या टास्क उनको जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। देन मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, हमने रेगुलरली असेस करते रहना है कि क्लाइंट जो है हमारा या इंडिविजुअल जो है वो हमारे गोल की तरफ को कितना प्रोग्रेस उसने करी है। देन फीडबैक एंड एडजस्टमेंट, जब आप उसको रेगुलरली मॉनिटर करते रहोगे तो आपको जो फीडबैक मिलेगा उसके हिसाब से आप जो है अपनी अप्रोच को कंटिन्यू भी रख सकते हो, या उसमें अगर आपको लग रहा है कि कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है तो आप वो भी कर सकते हो। फिर है टर्मिनेशन, और जब आपको लगे कि आपका गोल जो है वो अचीव हो चुका है, तो आप जो है इस काउंसलिंग प्रोसेस को क्या कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम काउंसलिंग कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग के बारे में। छोटा-सा टॉपिक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसको आप इलैबोरेट करके जो है वो 16 मार्क्स का बना सकते हैं अगर आपके एग्ज़ाम में आता है। बाकी आपने मेन पॉइंट्स याद रख लेने हैं और फिर ये हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें जो भी आपका व्यू पॉइंट है, एंड देन सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।